हाँ जी। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, बेसिकली ये है आपका पार्ट 3, सेमीकंडक्टर अरिहंत क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसके लिए ये सारी चीज हम करने वाले हैं। ये लास्ट पार्ट है आपका जिसमें हम अरिहंत के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये मैंने आपको क्वेश्चंस आपको पहले ही करने के लिए दिए थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट कंडीशंस और व्हाट कंसिडरेशन इन ए व्यू इफ फोटोडायोड इज फैब्रिकेटेड। जब आप फोटोडायोड को फैब्रिकेट करते हो तो आपके दिमाग में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बात चलती रहती हैं। ठीक है भी। तो ये क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें से ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपका सिर्फ 1 मार्क्स का है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आपको बताना है कि इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन while fabricating फोटोडायोड, कि आपके लिए आपको कौन कौन सी कंसिडरेशन, आपको कौन कौन सी चीज ध्यान में रखनी है जब आप फोटोडायोड को फैब्रिकेट करते हो। तो देखो, पहली इंपॉर्टेंट बात कोई भी फोटोडायोड जो होता है, सिंपल डायग्राम ये होता है। पी हो गया, एन हो गया, माइक्रो एमीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि ऊपर से जो लाइट आ रही है जिसको फोटोडायोड डिटेक्ट करने वाला है, वो लाइट इजिली फोटोडायोड के मटेरियल तक पहुंच पाए। ठीक है, इजिली वो लाइट फोटोडायोड के जंक्शन रीजन पर पहुंच जाए। तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये, इंसिडेंट फोटोन शुड इजिली रीच द जंक्शन रीजन ऑफ फोटोडायोड। इंसिडेंट मटेरियल इजिली आपका जंक्शन रीजन पे रीच कर जाना चाहिए। ठीक है, अमन सिंह अपना माइक ऑफ कर लो बच्चों, वरना मैं म्यूट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। तो पहली कंडीशन ये इंपॉर्टेंट समझ में आ रही है। तो दूसरी कंडीशन जो आपको ध्यान में रखनी होती है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप बात कर रहे हो फोटोडायोड को यूज करना चाह रहे हो विजिबल रीजन को, विजिबल रीजन, या फिर हम बोल सकते हैं आप फोटोडायोड को यूज करना चाह रहे हो कि वो डिटेक्ट करे, इफ वी वांट टू यूज फोटोडायोड टू डिटेक्ट लाइट ऑफ एनर्जी ई। अगर हम चाहते हैं कि फोटोडायोड ई एनर्जी की लाइट को डिटेक्ट करे, देन ईजी जो कि बैंड गैप है, बैंड गैप शुड बी लेस देन एनर्जी ऑफ फोटोन। भाई तभी तो लाइट को डिटेक्ट कर पाएगा जब बैंड गैप इंसिडेंट लाइट से कम होगा। हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ठीक है, 2 पॉइंट लिखने हैं, बहुत है। क्लियर बात समझ में आ रही है बच्चों सभी को? यस सर। ठीक है, अगली बात, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कंपेयर दीज कंपेयर देयर कंडक्टिविटी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर और एट रूम टेम्परेचर। किसकी? पी टाइप और एन टाइप। अब देखो, बात समझो,
एक होता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है आपका एन टाइप। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, ध्यान सुनना मेरी बात को। सेमीकंडक्टर कोई सा भी हो, पी टाइप या एन टाइप। पहली बात करें अगर हम एट टू इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे पी टाइप का सर्किट डायग्राम, एनर्जी डायग्राम बना लेते हैं कि क्या टी इक्वल टू जीरो पर कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा ऊपर? नो सर। कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। और सिमिलरली टी इक्वल टू जीरो पर कंडक्शन बैंड में एन टाइप में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो टी इक्वल टू जीरो पर दोनों ही केस में कंडक्टिविटी कितनी होगी? जीरो। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है? यस सर। अगली बात, एट टी नियर टू द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो जो कंडक्टिविटी होगी पी टाइप में वो किसके कारण होगी? कंडक्टिविटी विल बी ड्यू टू होल्स इन वैलेंस बैंड। और एन टाइप में जो कंडक्टिविटी होगी किस कारण होगी? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। ठीक है, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? आ रही है सर। और दोनों ही केस में कंडक्टिविटी जो होगी, कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होता है? सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, जीरो से ज्यादा कंडक्टिविटी मतलब फाइनाइट हो गया, ऐसा नहीं है कि कंडक्टिविटी जीरो ही रहेगी। कंडक्टिविटी दोनों ही केस में कुछ ना कुछ आएगी, बट इंपॉर्टेंट बात है कि पी टाइप में जो कंडक्टिविटी आएगी वो मोस्टली किस कारण होगी? मोस्टली कंडक्टिविटी विल बी ड्यू टू वैलेंस सॉरी होल। और एन टाइप में जो मोस्टली होगी वो किस कारण होगी? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है बच्चों, नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ एन टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डोनर लेवल इज स्लाइटली बिलो। भाई एन टाइप की बात कर रहे हैं तो ऊपर क्या है? कंडक्शन बैंड, और नीचे क्या है? वैलेंस बैंड। जो डोनर लेवल होता है वो स्लाइटली बिलो होता है कंडक्शन बैंड के, डोनर लेवल। ठीक है, हमें पता है एन टाइप में। और दूसरी बात, स्लाइटली बिलो द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड, वेयर इज इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इज स्लाइटली अबव। ये एन टाइप की बात करा। और पी टाइप में क्या होता है? जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है वो स्लाइटली अबव होता है टॉप ऑफ वैलेंस बैंड के। ठीक है, अब क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट रोल डू दीज एनर्जी लेवल प्ले इन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। ये जो डोनर लेवल आया और ये जो एक्सेप्टर लेवल आया, इनका रोल, सिंपल सा क्वेश्चन है, रोल ऑफ डोनर लेवल एंड एक्सेप्टर लेवल। समझ में आ रही है बच्चों बात कि डोनर लेवल और एक्सेप्टर लेवल का रोल क्या है? ठीक है, जरा एक बार मेरे को हैंड रेज करके बताना कि कितनों को पता है डोनर लेवल एक्सेप्टर लेवल का रोल क्या होता है। जल्दी से बताओ, पूछूंगा नहीं, बस मुझे बता दो डोनर लेवल और एक्सेप्टर लेवल का रोल क्या होता है। अभी सिर्फ आदित्य को ही पता है, नहीं और किसी को नहीं पता?
डोनर लेवल और अभिषेक झा को भी पता है, चलो अच्छा है। ठीक है भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं रोल ऑफ डोनर लेवल एक्सेप्टर लेवल। देखो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोनर लेवल की। देखो होता क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि एट T इक्वल टू रूम टेम्परेचर पर इंट्रिंसिक की प्रॉब्लम आती है। अभी हम इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचाने में बैंड गैप, अगर ये जर्मेनियम है तो 1.1 होगा, सिलिकॉन तो 0.7, ठीक है, इतनी एनर्जी चाहिए पड़ती थी जो कि बहुत ज्यादा थी। Eg is greater than energy due to temperature at room temperature। भाई हीट एनर्जी रूम टेम्परेचर पे जो एनर्जी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी, वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू जो बैंड गैप को चाहिए। तो ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं पहुंच रहे थे। सपोज करो मैंने एक सेमीकंडक्टर लिया, ठीक है ना, सिलिकॉन का, और इस सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर को मैंने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किसकी वजह से होगी भी? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी इसमें जो होल्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन एट T इक्वल टू रूम टेम्परेचर पर अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है और वैलेंस बैंड में होल्स ही नहीं है, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा। और यही दिक्कत देखी जा रही थी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, कि रूम टेम्परेचर पर भी इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पा रहे थे, उनको एनर्जी नहीं मिल पा रही थी इतनी कि वो जंप कर पाए। तो कंडक्शन बैंड में वेरी लो इलेक्ट्रॉन होते थे और वैलेंस बैंड में वेरी लो नंबर ऑफ होल्स होते थे, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को दूर करा गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। तो हम पहले बात करेंगे एन टाइप की। एन टाइप में क्या होता है? डोनर लेवल। तो देखो सभी को पता होगा एन टाइप में जो हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं वो कौन सी होती है? पेंटावैलेंट, जिसके पास आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है। अब जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा वो नॉन बॉन्डेड होता। नॉन बॉन्डेड मतलब उसने कोई भी बॉन्डिंग नहीं करी, तो इनडायरेक्ट वे में हो जाता है आपका नियरली फ्री। और आप बताओ, अगर आपको मैं एनर्जी लेवल दूं एक, ये बैंड डायग्राम में जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसमें क्या होता है? एनर्जी होती है ना, कि वैलेंस बैंड की एनर्जी कम है तो वो नीचे है और कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज्यादा है तो वो ऊपर है, ठीक है। देखो जो 4 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुके, मतलब वो क्या है? न्यूक्लियस के पास है तो उनकी एनर्जी कम है, तो वो बॉन्डेड है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। लेकिन जो ये 5th इलेक्ट्रॉन है, 5th, ये फ्री है तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो ये वैलेंस बैंड में नहीं आएगा। ये कहां आएगा? ये फ्री है ना, तो ये तो ऊपर भागेगा। ये है नियरली फ्री। क्या है बच्चों? ये नियरली फ्री। और नियरली फ्री का मतलब क्या होता है? कि ये कोवेलेंट बैंड के हल्का सा नीचे यहां पे लाई करेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिमिलरली बहुत सारे इंप्योरिटी आएंगी पेंटावैलेंट की, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आपके डोनर लेवल पे आ जाएंगे।
ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ कि नीचे वाले इलेक्ट्रॉन एनर्जी देने पर जल्दी पहुंचेंगे या फिर ये जो पहले से ही ऊपर है ये जल्दी पहुंचेंगे? जो पहले ऊपर वाले जल्दी पहुंच जाएंगे ऊपर सर। है वो जल्दी पहुंच जाएंगे। मीनिंग एट रूम टेम्परेचर ये जो इलेक्ट्रॉन इजीली पहुंच पा रहे थे, ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजीली पहुंच जाएंगे। तो पहले जो रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे थे कंडक्शन बैंड में, अब रूम टेम्परेचर पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ये माइक किसका है बच्चों? अभिषेक माइक ऑफ करो। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर क्योंकि पहले वैलेंस बैंड से जंप करना पड़ रहा था तो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन अब डोनर लेवल की वजह से उनको हल्की सी एनर्जी मिलते ही वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए, कंडक्शन बैंड में। ठीक है ना, तो मीनिंग क्या है, ड्यू टू हाई एनर्जी ऑफ फिफ्थ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री नहीं बोलेंगे हम, अनबॉन्डेड बोलेंगे, अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ donor level lie just below conduction band. So at room temperature these electron or these donor atom electron will easily jump to conduction band and increase the conductivity of semiconductor। बात समझ में आ रही है बच्चों, नहीं आ रही है? यस सर। एक बार और रिपीट कर देना। हाँ, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि क्योंकि डोनर लेवल के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे हैं, तो रूम टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन तो ऊपर नहीं पहुंच पाए, लेकिन इजीली जो ये वाले इलेक्ट्रॉन थे डोनर एटम वाले, ये इजीली जंप करके चले जाएंगे। ठीक है, और जब ये इजीली जंप करके जाएंगे तो मीनिंग क्या, रूम टेम्परेचर पर ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहां पे आ चुके होंगे, और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे तो मीनिंग क्या, कंडक्टिविटी बढ़ गई। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? हाँ। यस सर। ठीक है, तो इस वजह से तो इंपॉर्टेंट बात इसका ये है, इसका जो सॉल्यूशन है, एक्सप्लेनेशन इसकी ये इसके एक्सप्लेनेशन ये और ये तो हुआ डोनर लेवल का। अब हम बात करेंगे पी टाइप और एक्सेप्टर लेवल। ठीक है, पी टाइप में क्या होता है, ट्राइवेलेंट एटम होते हैं, तो उनके पास एक वैकेंसी होती है, और वैकेंसी की वजह से जो आपके वो कहलाते हैं एक्सेप्टर एटम। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। आप ध्यान से देखना कि यहां का इलेक्ट्रॉन पहले, अगर ये एक्सेप्टर लेवल नहीं होता, तो यहां का इलेक्ट्रॉन जब यहां जंप करता है तब जाके यहां पे एक होल क्रिएट होता था। ठीक है, बट क्योंकि रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी होती ही नहीं है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर पाए और होल क्रिएट कर पाए, तो बात किसकी आई, बात आई आपके सामने एक एक्सेप्टर लेवल की। आपने नीचे ही एक लेवल क्रिएट कर दिया, किसका, एक्सेप्टर एटम का। एक्सेप्टर एटम कौन से होते हैं भी, ट्राइवेलेंट, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग कर लेंगे, और एक जो खाली जगह बची वैकेंट स्पेस, वो क्या कहलाएगा आपका,
होल, एक्चुअली वो होल नहीं है, वो वैकेंट स्पेस है, ठीक है ना। तो जितने ये एटम है, यहां पे जितने भी एटम होंगे एक्सेप्टर एटम, इनके पास एक वैकेंसी है, ठीक है, इनके पास क्या है, एक वैकेंसी। अब होगा क्या, होगा बच्चों ये कि पहले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करना पड़ रहा था यहां पे होल क्रिएट करने के लिए, लेकिन अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये एनर्जी पता कितनी होती है, ये एनर्जी होती है आपकी 0.01 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो हल्की सी एनर्जी में ये इलेक्ट्रॉन यहां पे चले जाएगा, इस एटम को कंप्लीट कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला के इस एटम कंप्लीट कर देगा, यहां पे क्या बना दिया उसने, होल बना दिया, ठीक है। हल्की सी एनर्जी मिलते ही वो ऊपर चलेगा और वैलेंस बैंड में क्या क्रिएट कर दिया, होल। पहले क्या दिक्कत थी कि उनको इतनी ऊपर जाना पड़ रहा था तब जाके होल क्रिएट हो रहा था, अब क्या है, वो हल्की सी एक कदम रखते हैं ऊपर की तरफ और क्या मिल जाता है उन्हें, एक एक्सेप्टर एटम का लेवल, एक्सेप्टर लेवल, और नीचे के क्रिएट हो जाते हैं होल, और ये होल क्या करते हैं, आपके कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। क्लियर बात हो रही है बच्चों, नहीं हो रही है, यस सर। ठीक है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, जगह थोड़ी सी कम पड़ गई, मैं यहां पे लिखता हूं, कोशिश करता हूं कम जगह में लिखने की, कि ड्यू टू एक्सेप्टर लेवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन easily jump into acceptor level and create, क्या क्रिएट करते हैं भी वो, होल्स, ठीक है ना, और नीचे क्रिएट कर देंगे वो होल्स क्रिएट कर देंगे, और यही होल्स क्या करते हैं बाद में आपके कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, एंड दीज होल इंक्रीजेस कंडक्टिविटी। क्लियर बात हो रही है बच्चों, नहीं हो रही है, हैंड रेज करके बताओ जल्दी से मेरे को। अमन, जया, लक्कुश, नीलम, बच्चे आप लोग क्लास ले रहे हो या फिर सो चुके हो, सुमित ले रहे सर। सर ले रहे हैं। समझ में नहीं आया ये टॉपिक, बच्चों जिन्होंने हैंड रेज नहीं करा समझ में नहीं आया क्या, बच्चों समझ में नहीं आया क्या, सर आ गया है। ठीक है। तो आप लोग अगर हैंड रेज कर दोगे ना तो मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ जी बच्चों को समझ में आ गया, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं। तो प्लीज आप हैंड रेज करने की थोड़ी सी मेहनत कर लिया करो मेरे लिए, ठीक है। लक्कू, संजीव, स्नेहा, सुमित, ठीक है ना भाई, चलो कोई बात नहीं, लोअर कर लो, लोअर हैंड कर लो सभी अपना। अब अगला क्वेश्चन, ये आदित्य क्या मैसेज कर रहा है भी, एक बार इसका मैसेज देख लेते हैं। इस बच्चे का कनेक्ट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, अरे कोई माला को बोलो बच्चे की क्लास फ्री है, ये वो बोल रही है कि भैया थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उससे बोलो कि क्लास फ्री है तो ज्वाइन कर सकती है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे हम। पीएन जंक्शन है, व्हाई डज द रिवर्स करंट शो सडन इंक्रीजमेंट एट क्रिटिकल वोल्टेज। आप सभी को पता है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज को ही क्या बोलते हैं हम,
क्रिटिकल वोल्टेज। यस सर। तो क्रिटिकल वोल्टेज पे एकदम से करंट क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्यों होता, क्यों बढ़ता है अभी, क्योंकि वहां पे डायोड क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन। जैसी ही मीटिंग खत्म होती है उसके बाद हम इसको शुरू करते हैं, ठीक है ना। संजीव जी आज मोमोज खा रहे थे भैया आप? हाँ सर। अरे भैया थोड़ा वायरस वायरस फैला हुआ है, मोमोज मोमोज मत खाओ हैं। सर सर वो दोस्त ले गया था तो चला गया था। अच्छा, दोस्त ले गया था कि आज तुझे मैं खिलाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, मजे लो। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं शुरू हुआ रिकॉर्ड नहीं हुआ, शुरू हो चुका है। ठीक है, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन था ये कि रिवर्स बायस में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिवर्स बायस में एट ब्रेकडाउन आपको जो करंट होता है आई, वो इंक्रीज क्यों जाता है, जो करंट होता है वो एकदम से इंक्रीज क्यों हो जाता है। तो इसका रीजन आप लोग जब भी दो तो एक वर्ड हमेशा याद रखना कि उसका कारण क्या होता है। उसका कारण होता है आपका आयनाइजेशन ड्यू टू collision of electrons, collision of high energy electrons with atoms। ठीक है, ये वर्ड जरूर लिख के आना कि ब्रेकडाउन पर क्या होता है। ठीक है, जब भी आपका ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, ये वर्ड जरूर लिख के आना कि कोलिजन एट ब्रेकडाउन। यहां पर जो एकदम से आपके इलेक्ट्रॉन जो करंट क्यों बढ़ता है उसका मेन रीजन क्या है कि आयनाइजेशन हो जाता है आपका किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, ड्यू टू कोलिजन। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो जितने भी बच्चे कनेक्ट हैं मैं आपको बता दूं कि इस टाइम कोविड की वजह से आप लोगों से किसी से फीस नहीं ली जाएगी, तो प्लीज फीस की दिक्कत मत लो और पढ़ाई करो। ठीक है, तो बात सारी यहां पे ये है कि ध्यान से सुनो, ये आपका एक एटम था, एक सेमीकंडक्टर, इसको हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स बायस कर रखा है। ठीक है, ये आपका एमीटर है और रिवर्स बायस में हमारा वेरिएबल वोल्टेज है। आप सभी को पता है कि शुरुआत में आप वोल्टेज बढ़ाओगे तब भी करंट क्या रहता है, माइक्रो एम्पियर में बहुत कम रहता है। क्यों? When applied voltage is less than breakdown और क्रिटिकल, आई क्या होता है, वेरी लो। क्यों होता है वेरी लो? क्योंकि ब्रेकडाउन से पहले जो करंट फ्लो हो रहा होगा, जो भी आपके एन से ये पी है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे और यहां से जो होल इधर आ रहे होंगे, वो करंट जो है, बिकॉज in reverse bias current is due to minority charge carriers। करंट क्या होता है आपका, किसके कारण होता है आपका, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण आपका करंट फ्लो होता है। ठीक है, रिवर्स बायस में। ठीक है जी, और क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वैसे ही कम होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो रिवर्स बायस में करंट होता है वो ही कम है। ठीक है ना भाई, करंट कम। चले को दोबारा बता दो। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है बच्चे आपका करंट फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है ना, और हमें पता है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स किसको बोलते हैं, जिनकी कंसंट्रेशन लो हो। जब चार्ज कैरियर्स ही कम है
तो करंट भी कम होगा। इसी वजह से आपका जो रिवर्स बायस में जो करंट होता है, ये करंट ये आपका बहुत कम है। देख पा रहे हो आप, बहुत कम है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, हाँ जी भैया। हाँ ठीक है। अब दिक्कत तब आती है जब आप अप्लाइड वोल्टेज को देखो। आप अप्लाइड वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने से चार्ज कैरियर्स नहीं बढ़ रहे। करंट और बढ़ाया, सॉरी वोल्टेज और बढ़ाया, करंट नहीं बढ़ा। क्योंकि भाई चार्ज कैरियर्स 10 है तो 10 ही है वो, क्योंकि माइनॉरिटी है ना, वो उनमें इंक्रीज नहीं हो रहा, तो करंट उतना का उतना ही है। आपने वोल्टेज और बढ़ाया तब भी करंट उतना ही है, और वोल्टेज बढ़ाया तब भी करंट उतना ही है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। एक वोल्टेज ऐसा आएगा, यहां पे आई था, यहां पे बी था, रिवर्स वोल्टेज। आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट नहीं बढ़ रहा, करंट नहीं बढ़ रहा, करंट नहीं बढ़ रहा, करंट नहीं बढ़ रहा। ठीक है ना, और वोल्टेज बढ़ा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसे बोलते हैं हम ब्रेकडाउन, जहां पे एकदम से करंट बढ़ जाएगा। ओहो, ये गलत कर दिया। एकदम से आपका करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत तेजी से। क्यों? उसका रीजन आपको बताता हूं। देखो, जब आप वोल्टेज बढ़ा रहे होगे ना, तो एस वी increases the V reverse bias voltage, then kinetic energy of electrons is increasing। जब आप इसको रिवर्स बायस की वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, तो बेसिकली यहाँ पे जो भाई क्या है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। जैसे जैसे ये आपका वोल्टेज बढ़ता जाएगा, इन इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ये फ्रीली मूव कर रहे हैं। रास्ते में बहुत सारे एटम्स आ रहे हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करेगा, तो उसके रास्ते में बहुत सारे एटम्स आएंगे जिनसे वो टकराएगा। ठीक है, अब पहले क्या था कि इसकी एनर्जी कम थी, तो वो टकरा के वो उधर पहुंच रहा था। ठीक है ना। लेकिन जब आपने वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन जिससे टकराएगा उसके ही इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। मतलब कुछ ऐसा समझो कि जो मुझसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। डायलॉग सुना है ना। तो उसी तरीके से अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी ज्यादा है कि ये जिस भी एटम से टकराएगा उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। इससे टकराया, इसके इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इससे टकराया, इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। और जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो भी बहुत तेज मूव करेंगे। वो जिससे टकराएंगे उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। मीनिंग क्या है? ऐसा हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन आया, वो एक एटम से टकराया, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव कर रहे होंगे, तो ये एक एटम से टकराएगा, ये एक एटम से टकराएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4। एक पहले आया और एक टकराने के बाद निकल गया, ये कितना हो गए? 4। तो जितने ज्यादा एटम से इलेक्ट्रॉन टकराएंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। इसको बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, तो एज वी इंक्रीज द reverse bias voltage, kinetic energy of the electron increases, and after critical voltage, kinetic energy of electrons becomes so high in such a way whenever these electrons collides with other atoms,
they ionize those electrons also। ठीक है भी। तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से टकराएंगे, ये उन एटम को भी क्या कर देंगे बच्चों, आयनाइज कर देंगे। ठीक है। एंड आफ्टर दिस repeated collision of electron with atom, concentration of electrons increases instantly। ठीक है ना। सो वैल्यू ऑफ current also increase very rapidly at V critical बोल दो या फिर आप बोल दो V breakdown बोल दो। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है बच्चों, नहीं आ रही है? आ रही है सर। और एक और बात, at breakdown current is so high in such a way diode will burn or destroy। और ब्रेकडाउन पे करंट इतना हाई हो जाता है कि डायोड अपने आप ही क्या करता है, जल जाता है। टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि आपका डायोड ही क्या हो जाता है भाई, जल जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारा कि रिवर्स बायस में करंट क्यों बढ़ता है। तो रिवर्स बायस में बच्चों करंट इसलिए बढ़ता है, देखो ये तो बहुत ज्यादा लिखवा दिया मैंने, इतना सारा थोड़ी लिख के आओगे आप लिख के लिख के आएंगे क्या। रिपीट करो बच्चे, क्या बोला। पर भैया मैं कह रहा था कि अगर एग्जाम में लिखने को आएगा तो उतना ही लिखेंगे। नहीं नहीं, इतना नहीं लिखना, आपको सिर्फ लिखना है एक छोटी सी बात कि एट ब्रेकडाउन वोल्टेज kinetic energy of electrons will become very high in such a way it will ionize every atom those will come in its path। जो भी एटम्स के पाथ में आएगा उसको वो आयनाइज कर देगा। एंड ड्यू टू दिस repeated ionization concentration of electron will increase sharply and the current will increase sharply। समझ में आ रही है बात। ठीक है भैया। हिंदी में बोल रहा हूं मैं कि एट ब्रेकडाउन आपके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, पहला पॉइंट ये लिखा। दूसरा पॉइंट, एनर्जी ज्यादा हुई तो जिससे भी वो कोलिजन करेंगे उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, बहुत ज्यादा कोलिजन हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। और चौथा पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो आपका करंट भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। जल्दी से हैंड रेज करके बताएंगे किसको समझ में आया, गया समझ में नहीं आया। जल्दी से जिनको समझ में आ गया हैंड रेज करो, जल्दी, बहुत जल्दी करा करो ये काम। मैं नहीं कर रहा हूँ। 47 कहाँ है क्वेश्चन। आदित्य, हर्ष, मनिंदर, पंकज, प्रिंस, संजीव, आपको समझ में नहीं आया ना। ठीक है, आगे तो बेटा हैंड रेज कर दो ना जल्दी से, मुझे बोलने का टाइम क्यों दिवा रहे हो। प्रिंस यहाँ पे हो या मैच देख रहे हो। ये बच्चा यहाँ नहीं है।
सर यहीं पर हूँ। सुन लिया सर। स्नेहा, यस सर। अच्छा है स्नेहा। प्रेजेंट सर। ये यस बच्ची भी सर। अच्छा है ठीक है भाई। तो अरविंद मैंने रेज हैंड भी ठीक है अरविंद, हैंड लोड कर दो सभी। अरविंद जी समझ में नहीं आया आपको? मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया। सर जी हम्म ये जो आपने लिखा है ना, ये नीले वाला पॉइंट है, ये फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू कॉलिजन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन विद एटम्स। हम्म मतलब इसके लिखने के बाद सर वो जो पीछे आपने थोड़ा स्क्रीन से पीछे मतलब ऊपर करिए सर। कर रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ, वो जो आपने सर 4 पॉइंट बोला ना, वो सर एक बार फिर से रिपीट कर दो सर, बस वही। अच्छा मतलब आप चाह रहे हो कि मैं पॉइंट को रिपीट करूं जिससे कि आप उन्हें लिख पाओ, है ना? यस सर। ठीक है, तो एक सेकंड रुको, मुझे इस मीटिंग को फिर थोड़ा सा शो करना पड़ेगा। हाँ जी, जो सॉल्यूशन जो आपको लिखना है वो ये लिखना है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। पहला पॉइंट आपको सॉल्यूशन ऐसे लिखोगे कि एट ब्रेकडाउन kinetic energy of electrons are very high in such a way that whenever it collides with other atom, it will ionize those atoms also and create free electrons. And after this type of collision, very large number of electrons will get generated, and so value of current will increase very sharply at critical voltage। इतना लिखना है बस। समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। ठीक है, यस सर। इसको मैं आपको पीपीटी में दे दूंगा, पीडीएफ बना के, दिक्कत मतलब। हाँ जी हर्ष बच्चे, क्या प्रॉब्लम है? हर्ष कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाउ डू यू ऑब्टेन स्टेडी डीसी आउटपुट फ्रॉम द पल्सुएटिंग वोल्टेज? भाई आपके पास जब आपका ये एक पल्सुएटिंग वोल्टेज होती है, आप सभी को पता है फुल वेव रेक्टिफायर में क्या मिलता है आपको? इस तरह से मिलता है फुल वेव रेक्टिफायर। इसको आप एक स्टेडी आउटपुट कैसे बनाते हो? बाय यूजिंग फिल्टर
सर्किट। ठीक है, बाय यूजिंग फिल्टर सर्किट। हम फिल्टर सर्किट का यूज करके इस पल्सुएटिंग वोल्टेज को इसमें कन्वर्ट कर देते हैं कि स्टेडी वोल्टेज में। ठीक है, अभी बात समझ में आ रही है? यस सर। और फिल्टर सर्किट का डायग्राम क्या होता है, आपने पढ़ा है आरसी फिल्टर सर्किट। आरसी फिल्टर सर्किट में आप ऐसा बनाते हो, एक कैपेसिटर लगा देते हो उसके पैरेलल में। ठीक है ना, समझ पा रहे हो बात को? यस सर। ठीक है, तो ये था ना आरसी फिल्टर सर्किट। ये गया ट्रांसफार्मर से वैल्यू गई, मतलब रेक्टिफायर से। यहां पे था आपका एक लोड रेजिस्टेंस, उसके पैरेलल में आपने क्या लगा दिया, एक पहले ही कैपेसिटर लगा दिया। इसको बोलते हैं हम आरसी फिल्टर, लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में। इसके एक्सप्लेनेशन हम कहां करेंगे, जब हम इसको चैप्टर में रिवाइज करेंगे तब। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखना है कि बाय यूजिंग आरसी फिल्टर सर्किट वी कैन गेट स्टेडी डीसी आउटपुट फ्रॉम द पल्सुएटिंग वोल्टेज। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ 3 मिनट में हो जाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। एक ही क्वेश्चन बचा है बेसिकली बस। क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों ये बहुत, कि स्टेट द मेन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एलईडी। भाई एलईडी का मेन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है, टू जनरेट लाइट ऑफ डिजायर्ड वेवलेंथ टू जनरेट लाइट ऑफ डिजायर्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ बोलो या फिर बोल दो क्या, कलर। ठीक है, why is the semiconductor fabrication used for the fabrication of visible LED must have band gap at least nearly 1.8। NCERT क्वेश्चन बच्चों ये पूरा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एक बार जल्दी से, 2 मिनट में हमें मीटिंग को एंड करना है, जल्दी से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। पहला क्वेश्चन कि एलईडी में, एलईडी का मेन प्रैक्टिकल यूज क्या है, तो प्रैक्टिकल यूज एलईडी का यह है कि एलईडी से हम कलरफुल लाइट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि पहले पॉसिबल नहीं थी। दूसरा क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कि अगर आपको कोई एलईडी बनानी है विजिबल लाइट की, इसने रेड कलर नहीं बोला, इसने वॉयलेट नहीं बोला, इसने कोई कलर नहीं बोला, ना इसने व्हाइट लाइट नहीं बोली, इसने बोली विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट की अगर एलईडी बनानी है तो बैंड गैप कितना होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, बैंड गैप कम से कम आपका 1.8 इलेक्ट्रोवोल्ट होना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है फॉर विजिबल लाइट आपको शो करना है ईजी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.8 इलेक्ट्रोवोल्ट। इतना ईजी होना ही चाहिए विजिबल लाइट के लिए। तो आप लोग अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग देखो कि विजिबल लाइट कहां से कहां होती है, शुरू होती है वो लैम्डा बात करें हम 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक, ये होती है वॉयलेट VIOLET, और ये क्या होता है आपका रेड। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, रेड की, तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, वॉयलेट की, क्योंकि एनर्जी क्या होता है
hc बाय लैम्डा या फिर 1.24 अपॉन में लैम्डा इन माइक्रोमीटर। तो इसका लैम्डा कम है, जिसका लैम्डा कम है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है ना भाई, और जिसका लैम्डा ज्यादा उसकी एनर्जी कम। तो मीनिंग लैम्डा ऑफ रेड is higher as compared to lambda of violet, which means energy of red is lower as compared to energy of violet। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था कि एनर्जी बैंड का भी कितनी होनी चाहिए, एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 1.8 से ज्यादा होनी चाहिए एनर्जी, ठीक है ना। तो आप अपना दिमाग ना चलाते हुए इतनी सी बात देखो, एनर्जी जो ज्यादा होनी चाहिए 1.8 से, तो 1.8 किसकी वैल्यू की बात कर रहा है, वो रेड की बात कर रहा है फिर वॉयलेट की बात कर रहा है? रेड की, क्योंकि कम से कम एनर्जी रेड के बराबर होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी वॉयलेट के बराबर होनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान सुनो, रेड की वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर और वॉयलेट की है 450 नैनोमीटर। ये आपकी हो जाएगी 0.7 माइक्रोमीटर और ये हो जाएगी आपकी 0.45 माइक्रोमीटर। इसके एनर्जी कितनी आएगी भी, जल्दी से, फॉर्मूला है 1.24 अपॉन में लैम्डा इन माइक्रोमीटर। मैं फॉर्म से डिवाइड करके बताता हूं आपका एनर्जी कितनी आएगी। क्लास का टाइम हो चुका है, बस 2 मिनट में खत्म करते हैं जल्दी से, बहुत जल्दी। 1.24 डिवाइडेड बाय 0.7, ये आती है आपकी 1.77, ठीक है ना, और इसकी कितनी आएगी भी 0.45, 2.75। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमें विजिबल लाइट चाहिए तो कम से कम एनर्जी 1.7 से ज्यादा होनी चाहिए ना। यस सर। यस सर। देखो 1.7 से ज्यादा हो, 1.8 हो, 1.9 हो, मतलब क्या है, एनर्जी की रेंज में रेड की एनर्जी है आपकी 1.7 और वॉयलेट की है 2.75, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर एनर्जी 1.7 से भी कम हुई तो क्या वो विजिबल लाइट छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो लाइट के लिए हमें इस रीजन में आना है और इस रीजन में आने के लिए आपकी लाइट की एनर्जी कम से कम रेड से तो ज्यादा होनी चाहिए, और रेड से ज्यादा होने का मीनिंग है 1.77 के बोलते हैं इसने 1.8। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे एक स्लाइड और लेता हूं बस, बहुत जल्दी बच्चों, मुझे पता है आप लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, लोग का मैच छूट रहा है। नो सर। अरे मेरा तो छूट रहा है यार। सर मैं तो मैच ही नहीं दिखता। बहुत सही, बहुत उम्दा। तो शो करना था एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन 1.8 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है ना। तो यहां पे सारा काम है कहानी लिखने का, विजिबल रेंज इन टर्म ऑफ लैम्डा क्या होती है, लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 450 नैनोमीटर और लेस देन 700 नैनोमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा 0.45 माइक्रोमीटर और लेस देन 0.7 माइक्रोमीटर, ठीक है। नाउ इन टर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के टर्म में एनर्जी, इसकी एनर्जी कितनी होती है, इसकी एनर्जी थी आपकी 1.77, एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन 1.77, इसकी यहां पे आई और इसकी कहां पे आएगी, यहां पे, और लेस देन 2.75, ठीक है। मींस इन जर्नल
EG should be greater than 1.8 for visible light. क्लियर बात हो रही है बच्चों? यस सर Yes, sir. ठीक है, जल्दी से फुर्ती में हैंड रेस बताएंगे किस किस को बात समझ में आ गई? अमन, हर्ष, जया, पंकज, प्रिंस। बेटा मैच बाद में देखना, जल्दी से यहाँ पे बता दो, फिर खत्म करते हैं। बता तो दिया भैया। बेटा हैंड रेस मतलब समझ में आता है क्या होता है? आदित्य, प्रिंस, यार बार बार क्यों बुलवाते हो मेरे से? चलो कोई बात नहीं, ये बच्चे मरे। ओके बच्चों, तो क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अभी खत्म नहीं कर रहे, एक ही मिनट मेरा आप थोड़ा सब सुन लेना बात ध्यान से। बात इंपॉर्टेंट बोलो ये सर। थी कि ये वाली जो स्लाइड है, ये वाली लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस आए थे, ये आप लोग घर से खुद करके लाओगे, ठीक है ना? 5-6 क्वेश्चन है, और जिसको भी जब भी डाउट हो मेरे को कॉल कर लेना, ओके ठीक है? ये आपका असाइनमेंट मान लो, यस सर जो मान लो, ठीक है? चलो जी क्लास खत्म करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड Good नाइट। night, sir. ओके ओके। सर देखो ये शिवम जी हमें अभी स्कोर बता रहे हैं। चलो एग्जिट एग्जिट